नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ टीम कल्याणी आईएएस के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए संपूर्ण सीरीज यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है और मेरे द्वारा यहाँ भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को डील किया जा रहा है। मैंने अभी तक प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को समाप्त कर दिया है और पिछले लेक्चर से मैंने आधुनिक भारत को भी स्टार्ट कर दिया है। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ यूरोपियनों का भारत में आगमन पूरे टॉपिक को डिस्कस किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक जो टॉपिक मध्यकालीन भारत में भी उसको हम कह सकते हैं, उसका कुछ पोर्शन आधुनिक भारत में भी आता है, जिसमें कि हम औरंगज़ेब और औरंगज़ेब के बाद जो उत्तर मुगल काल के जो और आगे के उत्तराधिकारी रहे औरंगज़ेब के बाद, उनको मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आज मैं आपके साथ औरंगज़ेब और जो मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, औरंगज़ेब के बाद जो उत्तर मुग़ल काल में और जो अन्य उत्तराधिकारी रहे, जैसे कि बहादुर शाह हो गया, जहांदार शाह हो गया, फ़र्रुखशियार है, मोहम्मद शाह है, इन सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। और मुग़ल साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण थे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो किसी भी एक विशाल साम्राज्य का पतन मैं अभी कुछ शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं आपके साथ इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये हम सभी लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि अगर किसी भी एक विशाल साम्राज्य का पतन होता है तो उसके पीछे हम एक कारण ये समझ सकते हैं कि जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए तो वो दुर्बल कमज़ोर हुए, या वो हो सकता है विलासिता में लीन रहे हों, उनके द्वारा साम्राज्य विस्तार पर या जो भी हम कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया हो। इसके अलावा अगर किसी भी शासक की नीतियां कमज़ोर होती हैं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। और ये बात हमें औरंगज़ेब के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनके समय में हमको देखने को मिली। तो इस दौरान जो है कई ऐसे छोटे छोटे राज्य, जैसे दक्कन की मैं बात करूं या मैं अवध की बात करूं या मैं बंगाल की बात करूं, तो यहाँ के शासकों ने इनको स्वतंत्र घोषित किया। इसके अलावा अगर हम देखें मुग़ल साम्राज्य के पतन के पीछे कारण, तो यूरोपियनों या जो आप कह सकते हैं जो यूरोप से जो कंपनियां आई, उनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब आए। यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करी और कहीं ना कहीं इन्होंने जो है भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये कई सारे जो हैं कारण हो सकते हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन के पीछे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे द्वारा यहाँ औरंगज़ेब को भी नहीं डिस्कस किया, तो पहले मैं आपके साथ यहाँ औरंगज़ेब को डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम मुग़ल साम्राज्य के पतन को भी आज ही कंप्लीट करेंगे। तो आइए आधुनिक भारत का एक और अध्याय हम लोग शुरू करते हैं और पहले मैं मुग़ल साम्राज्य के एक और शासक औरंगज़ेब से शुरू करता हूं, जिसका शासनकाल हमें 1618 से 1707 तक देखने को मिला। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोगों का कहना होता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु जब 1707 में होती है तो यहीं से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मान ली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि 1757 से आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानते हैं, इस पर भी मैं आगे आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो आइए पहले हम कुछ औरंगज़ेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो उज्जैन के पास एक दोहद नामक जगह है, वहाँ पर औरंगज़ेब का जन्म हुआ था। और अगर मैं औरंगज़ेब के पूरे नाम की बात करूँ तो इनका पूरा नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब हुआ करता था। इनकी माता मुमताज़ महल और पिता, जैसा कि हम लोग अभी शाहजहाँ के बारे में पढ़े ही थे, औरंगज़ेब के पहले शाहजहाँ थे और इनके द्वारा बहादुर की उपाधि ली हुई थी। तो ये मैंने कुछ आपको बिंदु बताए इनसे संबंधित, औरंगज़ेब से संबंधित। अब यदि हम औरंगज़ेब के राज्याभिषेक की बात करें
तो औरंगजेब का राज्य से अभिषेक जो है 2 बार हुआ था। पहली बार 1658 में और दूसरी बार 1 साल बाद 1659 में भी हुआ था। अब औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में अहमदनगर में हो जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ बिंदु औरंगजेब से संबंधित बताए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको औरंगजेब का पोर्ट्रेट भी दिखाया हुआ है और ये जो है औरंगजेब के समय मुगल काल का साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हैं यहाँ भारत के मैप में। अब हम बात करेंगे कि औरंगजेब जब शासन में आता है तो उसके द्वारा क्या कार्य प्रारंभ में किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब औरंगजेब शासन में आया था तो उसके आने के पहले ही कई प्रकार के कर जो है वो प्रचलित थे। आज भी हम देखते हैं, आज भी आप लोग कई तरह के टैक्स बर्डन्स में हैं, कई तरह के हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोग इनकम टैक्स तो पे कर ही रहे हैं, इसके अलावा कई तरह के टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स है। हम लोग कई तरह के दिन भर, जब हम लोग सुबह से उठते हैं शाम तक हम लोग टैक्स ही जमा भरते रहते हैं। तो यही औरंगजेब जब आया था तो उसके समय भी 80 प्रकार के कर उसको देखने को मिले, 80 प्रकार से भी अधिक कर उसको देखने को मिले। तो 80 से ज़्यादा कर तो उसने समाप्त ही कर दिए थे। अब उस समय भी आप देखिए परिवहन कर, पांडरी कर, ये क्या होता था, ये चुंगी कर होता था जिसको आजकल हम लोग ऑक्ट्राई कहते हैं। राहदारी कर भी हुआ करता था। तो इस तरह के उसने 80 से भी ज़्यादा करों को समाप्त किया था। तो आप कह सकते हैं कि एक ये जनता के हित में एक ये अच्छा कार्य था। तो आपको याद रखना होगा औरंगजेब में कि उसने 80 प्रकार के करों को या उससे ज़्यादा के करों को भी समाप्त किया था। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा एक मुहतसिब नाम का अधिकारी नियुक्त किया गया था। क्या था मुहतसिब? ये एक लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि मुहतसिब क्या था या ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ये एक लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था और इसकी नियुक्ति जो है औरंगजेब के द्वारा की गई थी। अब आप लोग जानते होंगे झरोका दर्शन क्या होता है। नैरोज त्योहार जब हमने मध्यकालीन भारत आपसे डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपके साथ एक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक को डिस्कस किया था जिसका नाम बलबन था। और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि बलबन के द्वारा जो है राज्य में इस नैरोज त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। तो ये वही नैरोज त्योहार की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सती प्रथा की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं और दास प्रथा की भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। जब हमने तुगलक वंश पढ़ा था मध्यकालीन भारत में, तो वहाँ जब हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था तो ये हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1.5 लाख से भी ज़्यादा जो हैं दास हो चुके थे। और फिरोज शाह तुगलक के शासन का पतन का एक कारण यह भी हुआ कि जो दास थे, जो कि इतनी ज़्यादा संख्या में थे, उन दासों का जो है राज्य में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ चुका था। और उन दासों को संभालने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक अलग से विभाग जिसको दीवाने बंदगान कहा, वो भी स्थापित किया गया था। तो औरंगजेब के द्वारा झरोका दर्शन, नैरोज त्योहार, सती प्रथा, दास प्रथा, इन सभी पर रोक लगा दी गई थी। तो सती प्रथा पर रोक लगाना ये हम कह सकते हैं एक अच्छी बात है। ये किसी भी समाज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो शराब, जुआ, भांग, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीज़ें किसी भी समाज के लिए हानिकारक ही होती हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। जुआ आप सभी जानते हैं कई घरों को बर्बाद कर देता है। भांग, वेश्यावृत्ति, इन सभी चीज़ों पर औरंगजेब के द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो समाज के लिए ये अच्छे कार्य आप कह सकते हैं कि औरंगजेब के द्वारा अच्छे कार्य किए गए थे। आइए अब हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति को डिस्कस करेंगे। अब औरंगजेब जो है भारत में राजनीतिक एकता जो है स्थापित करना चाहता था। ये एक अच्छी बात है किसी भी शासक के लिए जो कि
आप कह सकते हैं कि एक हिंदू शासक नहीं था और उसके द्वारा ये एक सोच थी कि वो भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करना चाहता था। अब अगर मैं बात करूं हिंदू राज्यों की या राजपूत राज्यों की, या मैं अगर शिया राज्यों की भी बात करूं भारत में, तो यहां औरंगजेब के द्वारा जो भी नीतियां लाई गई इन राज्यों के लिए, वो सभी उसके द्वारा राजनीतिक और आर्थिक कारणों के तहत ही लाई गई थी। अब देखिए, इस बात को आप समझिएगा, कोई भी राज्य का अगर शासक है और अगर हम उसको धार्मिक रूप से असंतुष्ट नहीं करते हैं, उसको किसी भी तरीके से हम उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाते हैं, तो विद्रोह होने के एक हम कह सकते हैं कि चांसेस और कम हो सकते हैं। अब जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जहाँ वहाँ जो भी शासक होते थे, चाहे राजपूत शासक हों या हिंदू शासक थे या शिया शासक थे, तो उनके द्वारा सुल्तान को या बादशाह को कुछ ना कुछ वार्षिकाना कर देना होता था। तो अगर हम उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा रहे हैं और अगर हम उनके फेवर में ही जो है नीतियां अगर उनके फेवर में ला रहे हैं, तो सुल्तान या बादशाह को आर्थिक रूप से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये जो नीतियां लाई गई थी औरंगजेब के द्वारा, उनके पीछे कारण राजनीतिक और आर्थिक था। यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो हिंदू शासकों को या आप कह सकते हैं हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए मंदिर बनाने के लिए जागीरें भी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, और उन्हीं मंदिरों को गिराया गया था जहां पहले मस्जिदें हुआ करती थी। अब देखिए, अगर मैं दो काम करूं, मैं हिंदुओं को उच्च पदों पर बिठाल दूं, यानी जो भी हाई पोजीशन से मैं उनको दे दूं, तो मैंने उनको संतुष्ट कर दिया, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बातें मानेंगे, तो वो भी संतुष्ट रहेंगे। जो निम्न वर्गीय हिंदू हैं या जो लोअर कास्ट हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे। और अगर मैं हिंदू मंदिरों को बनने के लिए मैं जागीरें भी देता रहूँगा, तो मैं एक बड़े जनमानस को भी संतुष्ट कर पाता हूँ। तो यही औरंगजेब की नीति थी कि इसने हिंदुओं को किस प्रकार से संतुष्ट किया हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के समय, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब आप देखिए कि औरंगजेब ने क्या किया था कि हिंदुओं को उच्च पद तो दिए और उनकी योग्यता के आधार पर भी दिए। योग्यता को उसने वरीयता बना के रखा, ऐसा नहीं कि अनुवांशिकता को उसने यहां पर महत्व दिया हो। उसके द्वारा यहां योग्यता को ही, आप कह सकते हैं मेरिट को ही कंसीडर किया गया था और उनको उच्च पद दिए। तो इसके समय जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या जो है सबसे अधिक थी। ज्यादातर राज्य भी क्या थे, हिंदू बाहुल्य राज्य थे। तो औरंगजेब ने अपनी नीतियों से हिंदुओं को संतुष्ट करने की कोशिश करी थी। इस कारण हमें औरंगजेब के समय अनावश्यक इन छोटे छोटे राज्यों से विद्रोह देखने को नहीं मिले। लेकिन जब औरंगजेब के उत्तराधिकारी आते हैं तो वो इस तरह की नीतियों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं और हमें अनावश्यक जो है विद्रोह और छोटे छोटे राज्य जो हैं वो स्वतंत्र होते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। अब जजिया कर के बारे में तो हम लोग काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अब यहां पर भी औरंगजेब ने काफी अकलमंदी का काम किया। जजिया कर तो उसने फिर से लगा दिया, लेकिन उसने फिर से एक सोच उसने यहाँ पर रखी कि पुरोहित वर्ग हो गया या भिखारी हैं या बच्चे हैं या स्त्री हैं या जो आप कह सकते हैं दास हैं, ठीक है, गरीब हैं, उनसे अगर मैं, या मजदूर हैं, अगर मैं उनसे जजिया कर नहीं लूँगा तो मेरे द्वारा फिर से जो है उन सबको संतुष्ट कर दिया गया है जो कि निम्न वर्गीय लोग हैं या कमज़ोर हैं या दुर्बल हैं या किसी तरह से असहाय हैं या अपंग हैं या अनाथ हैं। तो जजिया कर तो लगाया, लेकिन उसने इन सभी से, बच्चे, स्त्री, बूढ़े व्यक्ति हो गए, आप कह सकते हैं दास हो गए, मजदूर हो गए, या ऐसे किसान भाई जिनकी फसलें खराब हो जाती थी,
देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि गरीब बच्चे हो गए या दास हो गए या जो भिखारी हो गए, इनसे तो टैक्स नहीं लिया जा रहा था, जजिए टैक्स नहीं लिया जा रहा था। लेकिन ऐसे किसान जिनकी यदि फसल खराब हो गई है तो उनको भी जजिया में छूट प्रदान कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो हमने उन किसानों को भी ले लिया साथ में, जो कि कहीं ना कहीं परेशान हो जाते थे यदि उनकी फसलें खराब हो जाती थी। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम धर्म में बुरी बातें हैं या कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म में भी हैं, ईसाई धर्म, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। तो यहाँ जो इस्लाम धर्म में जो भी कमियां थी, कुरीतियां थी, उनको भी औरंगजेब के द्वारा समाप्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के लोगों को भी, जो आप कह सकते हैं आधुनिक काल में या आधुनिक बनना चाहते थे, उनको भी उसने अपने साथ लेने की कोशिश करी। तो झरोका दर्शन तो उसके द्वारा बंद कर दिया गया था, ये तो मैंने आपको बताया ही था। ये देखिए, ये झरोका दर्शन इस तरह से जो है महिलाएं बैठ करके जो भी कार्रवाई हुआ करती थी कोर्ट की, उनको देखा करती थी। अब एक और बहुत खास बात है, जो सिक्के होते थे उनमें देखिए इस प्रकार से कलमा पहले लिखा जाता था। ये देखिए आप, ये इसको कलमा कहते हैं, सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि सिक्के कई बार जो है गंदे हाथों में भी जाते हैं, तो मैं इस तरह की जो है सिस्टम को बंद कर दूंगा। तो ये औरंगजेब के द्वारा जो है सिक्कों पर कलमा लिखवाना भी बंद कर दिया गया था। अब कुछ और हम बातें देखें, औरंगजेब के दरबार में संगीत जो होता था तो उसको तो उसने बंद करवा दिया था, लेकिन एक शाही बैंड जो है हुआ करता था, जिसको नोबल बैंड भी कहते थे, इसको उसने जारी रखा था अपने दरबार में। तो अनावश्यक जो है संगीत होना, नाच गाना होना, उसको ये पसंद नहीं था, उसने इन सब चीज़ों को बंद करवा दिया और कहा नहीं भाई, शाही बैंड बस रहेगा, वही जारी रहेगा यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इस तरह से शाही बैंड होता था, इसको उसने जारी रखा था। यहाँ तक कि औरंगजेब जो है खुद ही वीणा वादक था, एक बहुत कुशल वीणा वादक था, बहुत अच्छा वीणा बजाया करता था। तो और अगर हम मुहर्रम की बात करें, होली की बात करें, ये धार्मिक उत्सव हैं, तो हिंदुओं के होली को सार्वजनिक रूप से मनाने पर उसने रोक लगा दी थी, और मुसलमान के मुहर्रम पर भी इसी प्रकार से उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपको याद रखना होगा कि होली और मुहर्रम, इन पर औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब का जो अहोमों के साथ बहुत लंबा संघर्ष चला था। अब मैं बात कर रहा हूं अहोमों की। देखिए, एक जाति हुआ करती थी अहोमों की, जो कि गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से किसके साथ जो है औरंगजेब का एक लंबे समय तक संघर्ष चला था, तो आपको याद रखना होगा अहोमों के साथ इनका एक लंबे समय तक संघर्ष चला था। अब मैं बात कर रहा हूँ वही 1658-60 के आसपास की। इस समय जो है बंगाल का सूबेदार मीर जुमला नाम का व्यक्ति हुआ करता था, और औरंगजेब ने ही इसको सूबेदार बनाया था और इसे आदेश दिया था कि तुम जो है असम पर आक्रमण करो। मीर जुमला, देखिए ये मीर जुमला है, इसको औरंगजेब आदेश देता है कि आप जो है असम पर आक्रमण करें। ये आक्रमण करता है और उस समय जो है वहाँ का शासक जयध्वज होता है और मुगल जो है इसको पराजित कर देते हैं। एक छोटी सी बात आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर। उस समय जो है अहोमों की बात कर रहा हूँ, तो उनमें जो है सान वंश हुआ करता था असम पर। तो यहाँ का शासक कौन था उस समय? जयध्वज था, और जयध्वज, मीर जुमला, इन लोगों के बीच में यह युद्ध होता है। मुगलों को लीड कौन कर रहा था? मीर जुमला लीड कर रहा था, और जयध्वज जो है, या आप कह सकते हैं अहोमों की इसमें पराजय हो जाती है। लेकिन ये जो मुगलों का जो अधिकार हुआ, ये एक लंबे समय तक नहीं हुआ। इस समय इनकी राजधानी गढ़गांव थी, इस पर इन्होंने उस समय तो अधिकार कर लिया मुगलों ने, लेकिन इनका जो ये जो विजय हुई थी, ये एक आप कह सकते हैं सिद्ध नहीं हो पाई थी, क्योंकि लंबे समय तक नहीं हुआ। जैसे ये लोग गए, मुगल यहाँ पर अधिकार करके जाते हैं, वापस ये जो अहोम जो है वहाँ पर वापस शैतानियाँ बदमाशियाँ करना शुरू कर देते हैं।
तो जैसे ही मुगल्स जाते हैं, स्थिति का लाभ उठा करके अहोम जो है वापस से जो मुगल के द्वारा जीते हुए प्रदेश थे या भाग थे उन पर वापस ही अपना अधिकार कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1662 में मीर जुमला ने दिलेर खान के माध्यम से अहोमों के साथ एक संधि कर ली थी। क्या हुआ? एक संधि होती है, हम 3-4 साल के बाद की बात कर रहे हैं। अब इस संधि में क्या होता कि भाई जो अहोम के जो उस समय शासक थे, नरेश थे, जयध्वज, वो अपनी पुत्री को, और टोयम के राजा जो थे वो अपनी पुत्री को कहाँ पर भेजेंगे? मुगल दरबार में भेजेंगे। तो पहली संधि की शर्त क्या थी कि ये दोनों अपनी पुत्रियों को कहाँ भेजेंगे? मुगल दरबार में भेजेंगे। इसके अलावा अहोम राजा जो है 20,000 तोला सोना, 1 लाख तोला चांदी और 20 हाथी मुगल बादशाह औरंगजेब को देगा। इनकी जो भी अहोमों के साथ युद्ध में जो भी क्षति हुई थी उसकी पूर्ति के लिए ये बात हुई कि आप 20,000 तोला सोना, 1 लाख तोला चांदी और 20 हाथी जो है आप मुगल बादशाह औरंगजेब को देंगे। इसके अलावा आपकी कैद में हमारे जो भी सैनिक है वो उनको आप रिहा करेंगे, छोड़ देंगे। 1663 में आप कह सकते हैं 1 साल बाद संधि के मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है और ये जिम्मेदारी शाइस्ता खां को दे दी जाती है। इस समय इसको जो है वहाँ का सूबेदार बना करके भेज दिया जाता है। मीर जुमला के स्थान पर अब कौन आ गया? शाइस्ता खां आ गया है। ये देखिए शाइस्ता खां आ गया है। अब वापस से इनका संघर्ष मुगलों का अहोमों का वापस शुरू हो जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। अब मैं बात कर रहा हूँ उस समय अहोमों का शासक कौन था? चक्रध्वज था। पहले हमने एक नाम देखा जयध्वज, अब कौन सा नाम बताया मैंने आपको? चक्रध्वज। इनके बीच में लंबा संघर्ष चलता है और अब मैं और 3-4 साल बाद की बात कर रहा हूँ। असम में ये जो अहोम थे इस समय इनके बहुत सारे शासक बदल जाते हैं, लगभग 6-7 शासक बदल जाते हैं 10-11 साल में। आपस में ही ये संघर्ष करने लग जाते हैं, आपस में ही झगड़े करने लग जाते हैं अहोम्स, और इन झगड़ों का लाभ कौन उठाता है? मुगल उठा लेते हैं और अहोम के जो दक्षिण और पूर्वी भाग थे इन पर मुगल अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा? मुगलों का प्रभाव असम की घाटी में स्थायी रूप से अब हो जाता है। तो आपको कुल मिलाकर के क्या याद रखना है कि औरंगजेब के समय इनका संघर्ष, मुगलों का संघर्ष जो है अहोमों के साथ होता है और फाइनली जो है असम पर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। तो ये तो था औरंगजेब या मुगलों का अहोमों के साथ जो संघर्ष हुआ था। आगे बढ़ते हुए अब हम पुर्तगालियों के प्रति क्या मुगलों की नीति थी या क्या औरंगजेब की नीति थी, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। पिछले ही लेक्चर में मैंने आपके साथ यूरोपियनों के आगमन को डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपके साथ पुर्तगालियों के आगमन को भी डिस्कस किया था। कारण भी बताए थे कि क्या कारण थे कि पुर्तगाली भारत आए थे। तो हम सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों की 2 प्रमुख आप कह सकते उद्देश्य थे भारत आना। एक तो अपने देश को समृद्ध बनाना और दूसरा जो भारत में जो मसालों का व्यापार था उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करना। जो यूरोप के जो लोग थे, जो यूरोप वासी थे, ये हम सभी जानते हैं कि वो तब भी मांसाहारी थे, आज भी मांसाहारी हैं। और उस समय जो है इसको रखने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए किसी भी प्रकार की रेफ्रिजरेशन की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, ना इनका आविष्कार हुआ था। तो इसको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती थी, उसमें भी विशेषकर काली मिर्च की आवश्यकता पड़ती थी। और इस तरह के मसाले और काली मिर्च को प्राप्त करने के लिए ही ये इनका मुख्य उद्देश्य था, ये जो भारत आए थे पुर्तगाली। बाद में जरूर इनके उद्देश्य बदले, ये भारत की राजनीति में भी राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे थे। लेकिन इनिशियली अगर हम देखें तो इनका जो प्रमुख कारण था वह भारत के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। एक और इनका प्रमुख उद्देश्य हमें देखने को मिला था, जो हिंद महासागर था उस पर पूर्णतः अपना नियंत्रण स्थापित करना।
और इस काम में मैंने आपको जब उस टॉपिक को डिस्कस किया था तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और जो अल्बुकर्क जो भारत आया था, इनके द्वारा जो एक सिस्टम शुरू किया गया था जिसको कार्ड्स आर्मिडा काफिला पद्धति कहा जाता है, इसके तहत जो भी व्यापारी जो अपने जहाज के द्वारा हिंद महासागर से गुजरेंगे उन्हें परमिट लेना होगा, उस परमिट की फीस इनको देना होगी और ये उनको अपने आर्म्स के साथ संरक्षण, एक काफिला चलेगा इनका और उसके द्वारा जो है ये उन व्यापारियों को संरक्षण भी देंगे। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात ये थी कि हिंद महासागर में जिसकी भी नौसेना में अब शक्ति अच्छी है वो उस हिंद महासागर का कौन हो गया था? राजा हो गया था। इस दौरान पुर्तगालियों ने अपनी नौसैनिक शक्ति को अच्छा खासा आप कह सकते संगठित कर लिया था। लेकिन ये जो पुर्तगाली आए, अगर ये सामान्य रूप से व्यापार करते रहते तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने भारत आने के बाद अपना एक उद्देश्य और बना लिया था कि यहाँ आकर के ये डकैती, लूटपाट करना, इस तरह की बदमाशियां और शैतानियां भी ये लोग करने लग गए थे। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ये पुर्तगाली बड़े ही दुष्ट थे साले। तो यहाँ देखिए मैंने आपको एक मैप दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये चटगांव से लेकर के ढाका तक, यहाँ तक जो है इन्होंने पूरे में अशांति फैला रखी थी। इनको जलदस्यु कहा जाने लग गया था। ये लोग जो भी हैं ये डकैत बन गए थे और जो भी यहाँ पर अरब व्यापारी थे या पुर्तगालियों के बाद डच आए या अंग्रेज आए, ये भी इन सब से त्रस्त हो चुके थे। तो ये जो अशांति फैला रखी थी इनके द्वारा, इस अशांति को खत्म करने में औरंगजेब और मुगलों का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में एक व्यापारिक शक्ति के रूप में तो यहाँ पर आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि यहाँ आने के बाद जो भी तटवर्ती क्षेत्र हुआ करते थे, ये सब जो तटवर्ती क्षेत्र थे, यहाँ इन्होंने अशांति फैला रखी थी। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, चटगांव से ढाका तक ये पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो चुका था और मीर जुमला की मृत्यु के बाद यहाँ जो है सूबेदार औरंगजेब ने किसको बनाया था? शाइस्ता खां को बनाया था। ये अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था। अब शाइस्ता खां को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि आपको इनको जो है सबक सिखाना है, आपको इन्हें जो भी इनको आपको जो भी इनके साथ करना है, इनको बाहर खदेड़ना है, जो भी आप समझ लीजिए इस बात को। तो शाइस्ता खां जो है ये जिम्मेदारी दी जाती है। उसने बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर पहले अधिकार कर लिया, जो इन डाकुओं का क्या था? इनकी एक्टिविटीज का एक सेंटर पॉइंट था, एक केंद्र था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोन द्वीप की बात कर रहा हूं। इसके बाद उसने चटगांव पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इस्लामाबाद कर दिया। तो ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया पुर्तगालियों के साथ औरंगजेब की क्या नीति थी। अब जैसा कि हमने आपको पिछले टॉपिक में ये बताया था कि अंग्रेज भी भारत आए थे और हम लोग पढ़ते हैं कंपनी कंपनी, फलानी कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनमें से एक ये भी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत आगमन हुआ था। तो चूंकि मैंने आपको कहा था कि औरंगजेब में यूरोपियन कंपनी के आगमन के बाद डिस्कस करूंगा, उसके पीछे कारण यही था कि अब मैं आपके साथ वो टॉपिक पूरा डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप उस टॉपिक को पहले देख चुके हैं। आपने पुर्तगालियों के आगमन को मैंने डिटेल में पढ़ाया, आपने पढ़ लिया। आपको मैंने और जो अंग्रेज आए, जो व्यापार करने आए, किस तरीके से उन्होंने क्या कहाँ पर स्थापना करी, वो भी हम आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाह शुजा से इन्होंने 3000 रुपये वार्षिकी के बदले में बंगाल में निशुल्क व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों ने ले ली थी शाह शुजा से। और ठीक है, आपको अनुमति मिल गई तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करें, लेकिन ये सुविधा मिली, इसका ये अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। अब ये देखिए, ये मैंने आपको मैप में कई सारी जगह दिखाई हुई है। ये सुतनाटी है, कैलीकट है, गोविंदपुर है, ठीक है। तो मैं अब इन्हीं जगहों की बात करूंगा। तो जो अंग्रेज भारतीय व्यापारियों को परेशान कर रहे थे,
तो 1685 में मुगल सेना ने क्या किया, कासिम बाजार की अंग्रेजी कोठी पर आक्रमण कर दिया। ये उस समय इनकी एक महत्वपूर्ण कोठी थी, इस पर ये लोग आक्रमण करते हैं। कौन? मुगल सेना आक्रमण करती है और ये कासिम बाजार से भागकर कहाँ पहुंच जाते हैं? हुगली पहुंच जाते हैं और वहां पर फिर क्या बदमाशी उत्पात मचाने लग जाते हैं। ये भी साले कम दुष्ट नहीं थे। शाइस्ता खां अब और कड़ा रुख अपना लेता है अंग्रेजों के प्रति कि ठीक है भाई, आप यहाँ से चले गए, वहां जाके तो नहीं बदमाशी करो। तो वहां जाके ये बदमाशी करने लग जाते हैं। यहाँ से भगाओ वहां चले गए, वहां से भगाओ वहां चले गए। तो अब पीछे पीछे गया ये और हुगली पहुंचता है। हुगली से भी ये भाग जाते हैं। अब हुगली से भाग के कहाँ जाते हैं? तो सुतनाती पहुंच जाते हैं, है ना। अब सुतनाती से इनको भगाते हैं तो ये हुगली द्वीप पर पहुंच जाते हैं और वहां से बालासोर पहुंचते, बालासोर को लूटपाट करने लग जाते हैं। तो पुर्तगालियों से कम बदमाश और दुष्ट नहीं थे ये, है ना। अब चटगांव पर अधिकार करने का प्रयास किया और ये जो उन्होंने प्रयास किया तो इस बात से औरंगजेब को बहुत नाराजगी होती है और वो अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा करके उनकी फैक्ट्रियों को तोड़ने के आदेश दे देता है और उनके साथ जो भी व्यापारिक संबंध थे उनको समाप्त करने के आदेश दे देता है। तो अंग्रेज को मुगल शक्ति का पूरी तरह आभास नहीं था, तो विवश होकर के वो क्या करते हैं? माफ़ी मांग लेते हैं, है ना। और इस तरह के जो माफ़ी वाले एपिसोड हैं वो भारत के इतिहास में कई जगह हुए। माफ़ी दे दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है और वो बाद में जो है हमारे ही नाक में दम करते हैं, इतना ज़्यादा कि हम ही त्रस्त हो जाते हैं और हम ही उनके फिर गुलाम बन जाते हैं। और यही हुआ, आगे चल करके इनको माफ़ कर दिया गया। अंग्रेजों पर नियंत्रण तो स्थापित हो गया था, लेकिन बाद में बादशाह औरंगजेब ने उन्हें पुरानी सारी व्यापारिक सुविधाएं वापस भी कर दी। तो इस बात की क्या गारंटी थी कि बाद में वो उत्पात नहीं मचाएंगे या बाद में वो भारतीय व्यापारियों को परेशान नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं थी। फिर बाद में वही सब होने लग गया। औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब के बाद जो शासक आते हैं वो दुर्बल शासक होते हैं और ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जो अभी हो रही थी। और यही नहीं, इसके बाद जब हम लोग प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ लेंगे तो अंग्रेजों का भारत की राजनीति में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलने लग जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब किस किस में ये उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ होता है? उनके पुत्र थे, एक था मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा था मोहम्मद आजम और तीसरा था काम बख्श। कौन कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। अब इस उत्तराधिकार के युद्ध में दो युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। एक मिलता है हमें जजाओ का युद्ध जो कि 1707 में ही हुआ था और दूसरा युद्ध हमें हैदराबाद के पास 1709 में मिलता है। अब इस जजाओ के युद्ध में मोहम्मद मुअज्जम जो है मोहम्मद आजम को पराजित कर देता है और जो 2 साल के बाद हैदराबाद के पास होता है, इस युद्ध में मोहम्मद मुअज्जम जो है काम बख्श को भी पराजित कर देता है और मोहम्मद मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है, दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ कर देता है। तो 1707 से लेकर के 1712 तक मोहम्मद मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। इस शासक को शाह बेखबर भी कहा गया है। अब जब ये शासक बनता है तो इसके द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए थे, उनमें हम देखते हैं। तो जब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा उसमें मैं आपके साथ मराठे ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब हम मराठे के बारे में डिस्कस करेंगे, मराठों के बारे में, तो हम वहाँ देखेंगे कि मुगलों के द्वारा जो है जो शिवाजी के पौत्र थे जिनका नाम शाहू था, उनको मुगलों के द्वारा कैद किया हुआ था और मोहम्मद मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम के द्वारा इसको जो है शिवाजी के जो पौत्र थे शाहू, उसको मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया जाता है। अब जब मैं आपके साथ मराठे डिस्कस करूंगा तब मैं आपको वहाँ ये बताऊंगा कि ये ऐसा मोहम्मद मुअज्जम के द्वारा क्यों किया गया था। तो एक काम तो मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा जब हमने आपके साथ औरंगज़ेब को डिस्कस किया था तब हमने ये देखा था कि औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीति थी
उसमें हमने देखा था कि इसके द्वारा जो है हिंदुओं को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती थी, हिंदुओं को जागीर देना और उन पर मंदिर निर्माण कार्य करवाना, या उन्हीं मंदिरों को तोड़ा गया था जहाँ पर पहले से मस्जिद हुआ करती थी। और इसके अलावा हिंदुओं को उच्च पदों पर भी, आप कह सकते हैं उच्च पदों पर भी बैठाला गया था। तो इस प्रकार से चाहे कोई राज्य हिंदू शासित राज्य था या कोई राज्य वहाँ पर राजपूत शासक हुआ करते थे, उनके साथ इसने कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करी। इसी नीति का अनुसरण जो है मोहम्मद मौज़म या बहादुर शाह प्रथम के द्वारा किया गया, और इसके द्वारा भी जो है राजपूतों से शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। क्योंकि इस समय जो है अब मराठे और राजपूत, इनके साथ में सिख जो हैं, ये सभी जो है शक्तिशाली होने लग जाते हैं। और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि औरंगज़ेब के बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं वो दुर्बल कमज़ोर होते हैं। अब कहीं ना कहीं जो है उन्हें इस तरह की नीतियों का अनुसरण करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिख थे अब वो भी शक्तिशाली होने लग गए थे, वो भी मुगलों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने लग गए थे, इनके विरोध में खड़े होने लग गए थे। और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा जो सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा जो है सिखों को अब युद्ध में परिणत भी करना शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा बंदा बहादुर की, जो कि इनका नेतृत्व कर रहा था, और बंदा बहादुर को जो है बहादुर शाह प्रथम ने जो है लोहगढ़ के स्थान पर हराया था। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बहादुर शाह प्रथम से संबंधित बातें बताई थी। अब बहादुर शाह के पुत्रों की यदि मैं बात करूं तो जहांदर शाह, आजिमुशान, रफ़ीउशान और जहान शाह, ये जो चार पुत्र थे, जब 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तो इन चारों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। अब यहाँ जहांदर शाह जो है उसको जुल्फिकार खां, एक सामंत सरदार हुआ करता था, उसकी मदद मिलती है और जुल्फिकार खां की मदद से ये शासक बन जाता है। आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जहांदर शाह जो है किसकी मदद से जो है शासक बना था, तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना होगा जुल्फिकार खां का। और जुल्फिकार खां को जो है जहांदर शाह के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त भी कर दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि बहादुर शाह के बाद जो है अब जहांदर शाह जो है यहाँ का शासक बनता है, और जहांदर शाह जो है 1 साल के लिए ही शासक बन पाता है। 1712 से 13 तक इसका शासन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ जो अजीमुशान का पुत्र था जिसका नाम था फर्रुखशियार, और 2 भाई थे जिनको सैयद बंधु कहा जाता था। इन सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखशियार क्या करता है, जहांदर शाह की हत्या करवा देता है। तो हमें जहांदर शाह का शासनकाल 1712 से 1713 तक ही देखने को मिलता है। अब यहाँ का शासक कौन हो जाता है, अगला शासक फर्रुखशियार, और ये 1313 से लेकर के 1713 से लेकर के 1719 तक शासक बना रहता है। तो हम बात कर रहे हैं फर्रुखशियार की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 भाई थे जिनको सैयद बंधु कहा जाता था, उनमें एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली। जब फर्रुखशियार शासक बन जाता है तो अब्दुल्ला खान को वो वजीर बना देता है और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दे देता है। सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर्स कहा गया है क्योंकि इनके द्वारा कई शासकों को बनाया गया और कई शासकों को उनके पद से हटा दिया गया। अब देखिए सैयद बंधु क्या करते हैं, मराठों की मदद लेते हैं और फर्रुखशियार की ही हत्या करवा देते हैं। कहीं ना कहीं सैयद बंधु जो है फर्रुखशियार की नीतियों से प्रसन्न नहीं थे। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कहना चाहिए काम करने के तरीके थे, उससे ये लोग कतई जो है संतुष्ट नहीं थे। तो ये मौके की तलाश में थे कि कब हम फर्रुखशियार को मार दें। तो यहाँ पर मराठे भी जो है ये नहीं चाहते थे फर्रुखशियार यहाँ का शासक रहे। तो मराठों की मदद से सैयद बंधु जो है फर्रुखशियार की हत्या करवा देते हैं। देखिए बनाने वाले कौन थे फर्रुखशियार को, सैयद बंधु। हटाने वाले भी कौन हो गए, सैयद बंधु।
तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि शासक से ज़्यादा तो शक्तिशाली कौन है? सैयद बंधु। इनको किंग मेकर्स कहा गया। अब फर्रुखशियार के बाद कुछ और बीच में छोटे छोटे शासक आते हैं, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, और फाइनली उसके बाद जो है यहाँ का शासक जो है मोहम्मद शाह बनता है, जिसका कुछ लंबा शासनकाल हमें देखने को मिलता है। अब मोहम्मद शाह की बात कर रहा हूँ तो मोहम्मद शाह पर एक तरफ से तो आप कह सकते हैं 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, 1719 में मोहम्मद शाह जो यहाँ का शासक बनता है। तो 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है और 1737 में बाजीराव प्रथम, अभी हम लोग जब मराठे पढ़ेंगे तब मैं आपको बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ाऊंगा, तो बाजीराव प्रथम का और नादिर शाह का मोहम्मद शाह पर आक्रमण होता है, यह दिल्ली पर आक्रमण होता है। इसके अलावा अगर हम दो शासक की बात करें, अहमद शाह की और आलमगीर द्वितीय की, 1748 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल था और मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह यहाँ का शासक बनता है और 54 से लेकर के 59 तक आलमगीर द्वितीय जो है यहाँ का शासक रहता है। इन दोनों के शासनकाल को अगर हम देखें तो 5 बार जो है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं दिल्ली पर, 1748, 49, 52, 56 से 57 और 1754 में। तो ये अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली पर 5 बार लगभग आक्रमण होते हैं। और यहाँ आपको याद रखना हो कि ये दो शासक कौन कौन, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, इन दो के नाम आपको याद रखने होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ शाह आलम द्वितीय की, 1759 से लेकर के 1806 तक इसका शासनकाल हमें देखने को मिलता है और बहुत बड़ी ये घटना घटती है। अंग्रेज जो हैं 1803 में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। आपको याद रखना होगा ये दो तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक वर्ष पूछा जाएगा और दूसरा इस समय शासक कौन था, तो वह था शाह आलम द्वितीय। 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय का यहाँ पर शासनकाल देखने को मिलता है और 1837 से 1857 तक जो अंतिम शासक होता है, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर कहते थे, इनका शासनकाल देखने को मिलता है। और फाइनली बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेजों के द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है और ये मुगल जो शासक थे ये यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर का हम लोग जो है, जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग ये भी देखें कि इसी दौरान कुछ नवीन राज्यों का भी उदय होता है, उसमें हम लोग दक्कन, अवध और बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग दक्कन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक नाम हमारे दिमाग में आता है चिनकलिज खान का, जिसे कि निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता था। अब ये जो निज़ामुल मुल्क था, या मैं बात करूं पहले दक्कन की, तो आपको एक नाम मैंने पहले लिया था जुल्फिकार खां का। तो दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का जो पहली बार सपना देखा गया था वो जुल्फिकार खां के द्वारा देखा गया था, लेकिन चूंकि जुल्फिकार खां की मृत्यु हो जाती है और वह दक्कन में जाकर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर पाता है, तो यह कार्य फाइनली किसने कर दिखाया था? चिनकलिज खान, या जिसे कि निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता था। अब ये चिनकलिज खान जो है ये पहले दक्कन के वाइसराय थे और 1713 में सैयद बंधुओं की मदद से जो है ये दक्कन के वाइसराय बने थे। थोड़ा सा ओरिजिनेशन चिनकलिज खान या निज़ामुल मुल्क का मैं आपको बता रहा हूँ। 1713 में दक्कन के ये वाइसराय बना दिए गए थे और यहाँ जो है इन्हें किसका सपोर्ट मिला था? सैयद बंधुओं का। इसके बाद 22 में ये वजीर बन गए थे, दिल्ली में ये इनको वजीर का पद मिल गया था। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि 1719 में मोहम्मद शाह जो है यहाँ का शासक बनता है और मोहम्मद शाह की नीतियों से ये चिनकलिज खान या निज़ामुल मुल्क काफ़ी असंतुष्ट होता है और एक दिन जो है ये कुछ बहाना करके दिल्ली से निकल जाता है और ये दक्कन पहुँच करके वहाँ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो 1724 में चिनकलिज खान के द्वारा दक्कन राज्य की स्थापना कर दी जाती है। कुल मिलाकर के इस समय जो शासक था मोहम्मद शाह,
वो दुखी थे, नाराज थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कर सकते थे और वो चिनकलिज खान या निज़ामुल मुल्क को उल्टा आसफ जा की उपाधि से और सम्मानित कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो किया वह बढ़िया किया, मैं तुम्हें एक उपाधि और दे देता हूँ। तो ये तो था दक्कन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दक्कन के अलावा एक और राज्य स्वतंत्र हुआ था जिसे अवध कहा जाता है। अवध के लिए हमें नाम याद रखना होगा शहादत खां या बुरहान उल मुल्क। तो शहादत खां इसका असली नाम था और जो इसके पास उपाधि थी वो थी बुरहान उल मुल्क की। अब शहादत खां की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन देखें तो 1720 में मोहम्मद शाह के समय ये बयाना का फौजदार नियुक्त हुआ था और सैयद बंधुओं के विरुद्ध जब षड्यंत्र हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं को मरवा दिया गया था, उस षड्यंत्र में ये भी शामिल था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 20 से 22 के बीच में ये आगरे का गवर्नर भी था और इसके बाद इसको अवध का गवर्नर बना दिया जाता है और अंत में ये खुद को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देता है, अवध की ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो आपको कुल मिलाकर के याद रखना होगा, एक जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको शहादत खां या बुरहानुल मुल्क का नाम याद रखना होगा। तो दोस्तों ये तो था अवध के बारे में। अब एक बड़ी मुख्य बात है यहाँ पर कि शहादत खां के द्वारा जो है नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था और उसे ये कहा था कि आपको इतनी अपार संपत्ति मिलेगी, 20 करोड़ ये वो फलाना ढिमाका। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसको इतनी राशि नहीं मिल पाई तो उसने शहादत खां से कहा कि अब तुम दो। तो शहादत खां ने डर के मारे जो है जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली थी। तो देखिए, जब आप किसी के लिए किसी के साथ ऐसा करने की सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दक्कन, अवध और तीसरा जो बड़ा जो राज्य जो था जो स्वतंत्र डिक्लेयर जिसने अपने आप को किया था वह था बंगाल। यहाँ का संस्थापक मुर्शिद कुली खां हुआ था। जैसा कि हमने दक्कन में देखा, दक्कन में आपको क्या याद रखना होगा, चिनकलिज खान या निज़ामुल मुल्क। अवध में आपको क्या नाम याद रखना है, शहादत खां या बुरहानुल मुल्क। और बंगाल में आपको क्या नाम याद रखना है, मुर्शिद कुली खां का। अब हम इसकी बात करेंगे जब, तो औरंगजेब के काल में ये बंगाल का दीवान था और ये नायब गवर्नर के पद पर भी था। बंगाल में ही ये दीवान के पद पर और नायब गवर्नर के पद पर ये नियुक्त था औरंगजेब के समय से। इसके बाद जो है 1713 में इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। 12 से 13 तक आपको पता है जहांगीर शाह का शासनकाल था और 13 में फर्रुखशियार यहाँ का शासक बन गया था। 19 में उड़ीसा इसके अधीन आ गया था किसके, मुर्शिद कुली खां के, और इसके बाद इसने जो है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर दी थी। तो ये था बंगाल के बारे में। अब कुछ हम लोग सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने आपको जैसा कि बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है सिखों को युद्ध में परिणत करना शुरू कर दिया गया था और यहाँ जो है ये जो सिखों का जो आंदोलन चल रहा था मुगलों के खिलाफ, इसमें जो है बंदा बहादुर का नाम आता है। इसके नेतृत्व में ये सब काम हो रहा था और इसी समय जो है नादिर शाह और अहमद शा अब्दाली के बाद जो है मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी और 1760 के पश्चात जो है पंजाब पर सिखों का प्रभुत्व हमको देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर के जब हम 1760 तक पहुंचेंगे, इसके बाद पंजाब पर अब सिखों का आपको प्रभुत्व देखने को मिलने लग जाएगा। तो ये तो थी कुछ जानकारी सिखों के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो मुगल के जो पतन के कारण थे, ये जो ओवरऑल हमने अभी सारी चीज़ें डिस्कस करी, अब मैं आपको उनको शॉर्ट में पुटअप कर रहा हूँ। देखिए, ये कारण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे ये दुर्बल थे, ये विलासिता में लिप्त रहते थे, इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं थी, इनमें होड़ लगी रहती थी कि किसका हरम ज़्यादा बड़ा होता है, किसके हरम में ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां होंगी, ये बस इसी काम में लिप्त रहे। इसके अलावा जो मुगल अभिजात वर्ग था इसका भी पतन हो चुका था। अब जैसा शासक होगा वैसे ही अभिजात वर्ग भी होगा, तो ये लोग भी इसी काम में लिप्त रहते थे। ये लोग भी हरम में ही सारा दिन अपना खराब किया करते थे, सारा पैसा इनका उसी में खर्च हो जाता था। इसके अलावा
मराठों का उत्थान होने लग गया था, मराठे शक्तिशाली होने लग गए थे। अगर मैं बात करूं आपसे बालाजी बाजीराव की, बालाजी विश्वनाथ की, बाजीराव पेशवा की, तो ये काफी शक्तिशाली मराठे थे। इतने शक्तिशाली अगर ये भी होते तो इतिहास कुछ और होता। इसके अलावा जैसा शासक होगा वैसे ही सैनिक होने लग जाएंगे, तो सैनिक शक्ति भी दुर्बल होने लग गई थी, सैनिक भी बहुत कमजोर थे। ये लोग भी अपनी युद्ध कला पर, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बहुत आक्रमण हुए, तो इसके कारण भी जो है ये जो मुगल सत्ता थी ये कमजोर होती जा रही थी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और जो यूरोपवासी थे, जिसमें कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये भारत आए। ये भारत तो आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लग गए थे, तो इनका भी हमें हस्तक्षेप देखने को मिला, तो ये भी एक मुगलों का पतन का कारण बना। और कहीं ना कहीं दरबार में कई तरह के गुट बनने लग गए थे, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं शासक के खिलाफ ही षड्यंत्र करते थे, जिनमें हमने देखा एक सैयद बंधुओं का ग्रुप था, तो कहीं जुल्फिकार खां का नाम आया, तो कहीं निज़ामुल मुल्क का नाम देखा, तो कहीं हमने सआदत खान का नाम देखा। तो इस प्रकार से दरबार में गुटबंदी, और ये सारे कारण मिले। और इनके अलावा भी कुछ और कारण हैं, लेकिन वो प्रमुख नहीं, मैंने आपके सामने कुछ प्रमुख कारण रखे जो कि मुगलों के पतन के कारण बने। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ औरंगजेब और मुगलों के पतन के कारणों को डिस्कस किया है। आशा है आप लोग इस महामारी के दौर में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, और आप लोग अपने घरों में पढ़ाई भी जारी रखे होंगे। ऐसा नहीं हो कि अभी आपके पास आसपास कोई मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं है तो आप लोग अपनी पढ़ाई में ढीले हो जाएं। आप लोग अपनी पढ़ाई को सतत जारी रखें, बहुत स्पीड में रखें, क्योंकि कभी भी आयोग जो है आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की डेट डिक्लेयर कर सकता है। आप लोग हमारी सीरीज़ अगर देख नहीं रहे हैं तो उसको आप लोग देखें, और आपके मित्रों को भी हमारी सीरीज़ के बारे में बताएं, हमारे चैनल की लिंक को भेजें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।